नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है ना, इम्पोर्टेंट है। सीजी टेट हो या शिक्षक भर्ती हो, है ना, उसमें हिंदी का जो शिक्षण शास्त्र है ना, उसको पूरा देखेंगे एक ही वीडियो में। अगर नहीं कवर हो पाता है तो उसको टॉपिक बाय टॉपिक देखेंगे धीरे धीरे, है ना। तो आज का जो बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक से 7 से 8 नंबर आपको हिंदी में देखने के लिए मिलता ही मिलता है शिक्षक भर्ती में, और 15 नंबर का आपको देखने के लिए मिलेगा क्या बोलते हैं सीजी टेट में। ठीक है, तो बेहद ही इम्पोर्टेंट है ये। ज़्यादा बड़ा भी टॉपिक नहीं है। अगर इतना को आप कवर कर लेते हैं तो आपका 10 से 15 नंबर आपका सीजी टेट के लिए क्लियर हो जाता है। और अगर शिक्षक भर्ती की बात करें तो उसमें ये 7 से 8 नंबर का वेटेज रखता है। तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण ये शिक्षण शास्त्र हिंदी का हो जाता है दोस्तों, है ना। आसान है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। आप इस पर फोकस करेंगे तो अच्छा नंबर गेन पर मतलब अच्छा नंबर ला पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का जो हमारा वीडियो है इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें इम्पोर्टेंट है भाषा अर्जन और अधिगम, है ना, एक्विजिशन एंड लर्निंग ऑफ लैंग्वेज। ठीक है ना, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है दोस्तों। ठीक है, तो भाषा को देख लेते हैं। भाषा क्या है? तो अर्थपूर्ण शब्दों को जब हम प्रस्तुत करते हैं तो उसे भाषा कहते हैं। जैसे अर्थपूर्ण मतलब किसी भी जो वाक्य है ना, उसका जो एक जो शब्द है, शब्द का एक पूर्ण अर्थ निकलना चाहिए। सार्थक शब्दों को जब हम प्रस्तुत करते हैं वही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है ना। इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, एक भाषा नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा एक क्या है? नियमबद्ध व्यवस्था है। इम्पोर्टेंट है ना, याद रखिएगा। परिभाषा देख लीजिएगा। भाषा एक सरल तरह का चिन्ह है। चिन्ह का आशय उन प्रतीकों अथवा संकेतों से है जिनके द्वारा मानव अपने विचार दूसरों पर प्रकट करता है। भाषा क्या है? हम अगर अपने विचारों को अगर व्यक्त करते हैं तो एक भाषा ही एक ऐसा सोर्स है जिसके माध्यम से हम अपनी विचारों को एक दूसरे से हम मतलब वार्तालाप करके, बातचीत करके हम अपने भावों को प्रकट करते हैं। वही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। ठीक है, अब अगला देखिएगा भाषा अर्जन। ठीक है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है। भाषा अर्जन से क्या आशा है? देखिएगा, जब हम वातावरण के साथ संयोजन करके भाषा को आत्मसात करते हैं, है ना, तो वह जो भाषा है भाषा अर्जन कहलाता है। कहने का मतलब जब बच्चा पैदा होता है अपने परिवार में, तो अपने जो परिवार में जो भाषा बोला जाता है, बच्चा उसको एक्वायर कर लेता है ना। उसको हमको सिखाना नहीं पड़ता है किसी भी किताब पुस्तक को लेकर के, ग्रामर के माध्यम से कि यहाँ बेटा इसको ऐसे बोलना है, वो बोलना है ना। वो क्या करता है? सुन करके उसको अपने अंदर अर्जन कर लेता है। वही क्या है? भाषा अर्जन कहलाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए देखिएगा, बच्चा अपनी मातृ भाषा को अर्जन करके ही सीखता है। जैसा भी मैं बताया परिवार वाला उदाहरण, बच्चा जिस परिवार में, जिस परिवेश में पैदा होता है, अगर कोई बच्चा बंगाली के यहाँ पैदा होता है तो बंगाली अच्छे से बोल पाएगा क्योंकि उसकी मातृभाषा है। और अगर कोई बच्चा जिसके फैमिली में इंग्लिश बोला जाता है शुरुआत से ही, तो उसका जो बच्चा है शुरू से ही इंग्लिश बोलना सीख जाएगा। और हमारे परिवेश में क्या है कि हमारे यहाँ जो छत्तीसगढ़ी बोला जाता है और हिंदी बोला जाता है, तो बच्चा क्या है उस चीज़ को वो सुन करके बचपन से ही उसको एक्वायर कर लेता है। ठीक है, अगला देखिएगा भाषा का अधिगम। जब बच्चा अपने व्यवहार में परिवर्तन करके भाषा सीखता है तो उसे भाषा का अधिगम कहते हैं। अब जैसे बच्चा जो है अपनी मातृभाषा 5-6 साल तक अच्छे से बोल पाता है, समझ पाता है। जब वह विद्यालय में जाता है और विद्यालय में नई भाषा को, स्टैंडर्ड भाषा को, अगर उसकी मातृभाषा छत्तीसगढ़ी है तो जब स्कूल में जाएगा तो वहाँ पर एक मानक भाषा जो हिंदी है ना, उसको जब वो सीखेगा तो अपने जो व्यवहार है, जो अपना जो बोली है, जो गाँव का लैंग्वेज है उसका छत्तीसगढ़ी, उसको उसमें परिवर्तन करके वो मानक भाषा हिंदी को सीखेगा। तो जो हिंदी भाषा सीखेगा वही उसका क्या है? अधिगम कहलाता है। ठीक है, अगला देखिएगा, उदाहरण के लिए बच्चा द्वितीय भाषा का अधिगम करके मतलब सीखता है, अधिगम द्वारा ही सीखता है ना, चाहे वो हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो। ठीक है, जो हमने बात किया। अगला देखिएगा, अर्जन और अधिगम में अंतर। इंपॉर्टेंट है ना, अर्जन और अधिगम, एक्विजिशन और लर्निंग। ठीक है ना, अब अर्जन क्या है? देखिएगा, अर्जन में भाषा अर्जन के लिए समृद्ध भाषाई परिवेश की आवश्यकता होती है। ठीक है, और अधिगम में क्या है? भाषा अधिगम बिना भाषाई परिवेश के बिना भी हो सकता है क्योंकि यह व्यक्तिगत अवधान पर आधारित होता है। इंपॉर्टेंट है ये अंतर, है ना, याद रखिएगा। इसी से प्रश्न भी पूछा गया है कई बार। भाषा
भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती हैं और भाषा अधिगम में संकल्पनाएं मातृभाषा के साथ साथ द्वितीय भाषा से भी होती है। जैसे मातृभाषा से क्या तात्पर्य है, जो हमारे घर परिवार परिवेश में बोली जाती है ना, वो हमारी मातृभाषा है। और जो हम मातृभाषा का प्रयोग के साथ साथ हम द्वितीय भाषा जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत आदि, उर्दू है ना, फारसी, ये सारी चीज़ें जो भाषा सीखते हैं ये हमारा द्वितीय भाषा में आता है। ठीक है, अगला देखिएगा, इसमें समाज संस्कृति विशेषताओं को सहज रूप से आत्मसात किया जाता है ना। और जो अधिगम है इसमें क्या होता है, इसमें व्याकरण की अलग अलग जो शाखाओं है ना उसके, तो उसमें क्या करता है, आत्मसात करके सीखता है। अलग अलग व्याकरण के नियम, अलग भाषा का अलग नियम रहता है। जैसे हिंदी का जो व्याकरण है उसका अलग नियम चलता है, इंग्लिश का जो व्याकरण है उसका जो है अलग अलग नियम चलता है उसमें, तो उसको सबको आत्मसात करके बच्चा है जो सीखता है। ठीक है, अगला देखिएगा, भाषा अर्जन में परिवेश से प्राप्त भाषिक आंकड़ों के आधार पर सहज रूप से भाषिक नियम बनाए जाते हैं। ठीक है, और अधिगम में क्या होता है, भाषा अधिगम में सीधे सीधे व्याकरण के नियम को सीखे जाते हैं। ठीक है, और अगला देखिएगा, अधिगम क्या है, भाषा अर्जन जो अर्जन है एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया है, और अधिगम क्या है, एक प्रयासपूर्ण होता है। क्या है, अर्जन करने के लिए हमें ज़्यादा एफर्ट मेहनत नहीं करना पड़ता है ना, लेकिन भाषा को सीखने के लिए हमको मेहनत लगता है, एफर्ट करना पड़ता है, तब हम भाषा को सीख पाते हैं। ठीक है ना, अगला देखिएगा, भाषा अर्जन भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग होना आवश्यक है, और भाषा अधिगम में भाषा का व्याकरण, पाठ्य पुस्तक तथा शिक्षण की आवश्यकता होती है। अर्जन करने के लिए हमें कोई पुस्तक या व्याकरण या फिर शिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जब हम अधिगम के द्वारा सीखते हैं तो भाषा को सीखने के लिए अधिगम के माध्यम से भाषा का व्याकरण, पुस्तक और उसका नियम जो है, नियमावली, ये सारी चीज़ें, शिक्षण, प्रशिक्षण, ये सारी चीज़ें जो है लेना पड़ता है। ठीक है, अब अगला देखिएगा, भाषा अधिगम की वैकल्पिक जो है अवधारणाएं हैं। ठीक है ना, तो व्यवहारवादी अवधारणाएं क्या है देख लीजिएगा। तो व्यवहारवादी अवधारणा के अंतर्गत हम बार बार प्रयास करके भाषा को अभ्यास के द्वारा सीखते हैं। मनोवैज्ञानिक व्यवहारवादी है ना। हम क्या है कि व्यवहारवादी में क्या करते हैं कि व्यवहारवादी में अवधारणा के हम अंतर्गत हम बार बार प्रयास करके भाषा को अभ्यास करके मतलब सीखते हैं। और मनोवैज्ञानिक जो व्यवहारवादी है उसका नाम देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, थॉर्नडाइक, स्किनर और पावलोव, तीनों नाम इंपॉर्टेंट है ना। और संज्ञानवादी देख लीजिएगा, संज्ञानवादी की अवधारणाएं क्या है, तो यह अवधारणा भाषा को मानसिक संक्रियाओं के द्वारा आत्मसात करने पर बल देती है, और इस अवधारणा के अंतर्गत हम भाषा को दिमाग की सहायता से सीखते हैं। संज्ञानवाद किससे संबंधित, संज्ञान मतलब दिमाग से संबंधित है ना। तो क्या है, हम जब भाषा को, जो हमारी मानसिक क्रियाएं हैं है ना, उस हम अपने मस्तिष्क से आत्मसात करने पर बल देती है, और इसके जो अवधारणा है ये भाषा को सिखाने के लिए क्या है कि हमारी सहायता करता है। ठीक है, और संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक का नाम देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, प्याजे का है। प्याजे एक संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक है, वाइगोस्की है और चॉम्स्की है। आगे हम इसके बारे में भी देखेंगे है ना। और मनोवैज्ञानिक के अनुसार देखिएगा, भाषा सीखना है ना, स्किनर और पावलोव के अनुसार देखिएगा ये भाषा को कैसे सीखने की बात कही है ना। तो स्किनर और आईपी पावलोव को व्यवहारवादी माना जाता है। दोनों ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। स्किनर और आईपी पावलोव को व्यवहारवाद जो है माना जाता है, व्यवहारवादी माना जाता है। इनके अनुसार भाषा विकास अभ्यास, नकल व रटने से होता है। इनका क्या कहना था कि जो भाषा का विकास है ये अभ्यास, नकल और रटने से होता है। ठीक है, अगला देखिएगा, स्किनर और पावलोव का मानना था कि यदि बच्चा भाषा को सीखने का बार बार अभ्यास करेगा और उसका अभ्यास करेगा तथा अनुकरण है ना, इमिटेशन जो है करेगा, तो वह भाषा को जल्दी सीख सकता है। ठीक है, अनुकरण का अर्थ होता है नकल करके सीखना। ठीक है, जब बच्चे अध्यापक के पीछे पीछे बोलकर शब्दों को साथ लेते हैं तो वह अनुकरण विधि कहलाती है। जैसे कि जब बच्चे को हम भाषा सिखाते हैं तो पहले क्या है कि टीचर बोलेगा, जो उसको सिखाने वाला है ना, सुगम करता है, और उसके पीछे मतलब रिपीट करता है, दोहराते हैं बच्चे, तो इसी को क्या कहा गया है, अनुकरण विधि कहा जाता है। ठीक है, नॉम चॉम्स्की के अनुसार देख लीजिएगा, स्किनर ने अपनी पुस्तक वर्बल बिहेवियर में भाषा का विस्तार में वर्णन किया है, जिसमें भाषा का सीखना, अभ्यास, अनुकरण आदि पर आधारित है। नॉम चॉम्स्की ने इस पुस्तक को 1959 में
परखा अर्थात परखा है ना, परखा उसको जाना अर्थात रिव्यू किया, और रिव्यू ऑफ स्किनर बर्बल निहेरियर के अनुसार व्यवहारवाद की बुनियादी को क्या किया कि हिला कर रख दिया। उसका जो है ना, जो उन्होंने दिया था स्किनर ने बर्बल निहेरियर का जो व्यवहारवाद था उसकी जो बुनियाद को ही हिला डाला है ना। और नोम चॉम्स्की का था, नोम चॉम्स्की ने तर्क देते हुए कहा कि भाषकीय क्षमता जन्मजात होती है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। नोम चॉम्स्की का कहना है कि जो भाषकीय जो कौशल है, जो क्षमता है, जो बच्चा भाषा सीखता है उसकी वो जन्मजात उसमें क्षमता होती है, वरना भाषीय जो व्यवस्था को सीखने की प्रक्रिया संभव ही नहीं हो पाती। ये चीज़ लाइन जो है इनका जो नोम चॉम्स्की है उनका बेहद ही इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा इसको, ठीक है ना। नोम चॉम्स्की ने भाषा विकास की जन्मजात मतलब प्रतिप्राप्ति का प्रतिपादन किया है ना। जो जन्मजात जो भाषा सीखने का जो कौशल है ये नोम चॉम्स्की का ही कहना, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ना। और जीन पियाजे के अनुसार देखिएगा जहाँ पर व्यवहारवादियों के मस्तिष्क एक कोरी स्लेट जैसा था, है ना। पियाजे का कहना था कि जो बच्चे का जो मस्तिष्क है वो एकदम कोरा कागज है, कोरी स्लेट है ना। तो वहाँ संज्ञानात्मक रूप रखने वाले चॉम्स्की के लिए भाषा मानव मस्तिष्क में पहले से ही विद्यमान थी। पियाजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है। पियाजे जन्मजात भाषा की क्षमता वाली संकल्पनाओं से सहमति नहीं थे। तो जो नोम चॉम्स्की का जो विखंडन करते हैं तो कौन करते हैं, तो जीन पियाजे करते हैं। किस बात को लेकर के, कि जो नोम चॉम्स्की है उनका कहना है कि बच्चे में जन्मजात एलिबिलिटी मतलब कि क्षमता पाई जाती है भाषा को सीखने के लिए, और वहीं जीन पियाजे इनका जो कथन है उसका विखंडन करते हैं कि जो भाषीय क्षमता वाली संकल्पनाएं से उनको संतुष्टि नहीं होती है ना। उनका कहना था कि भाषा के मानव मस्तिष्क में पहले से ही विद्यमान रहती है। नोम चॉम्स्की मतलब कि उसका जो पियाजे हैं वो बच्चे को कोरी स्लेट मान रहे हैं, ठीक है ना। आगे समझ में। अब अगला देखिएगा, जीन पियाजे के अनुसार जो है, जीन पियाजे के अनुसार सेंसरी मोटर मैकेनिज्म है ना। कैसे, तो है आत्मसातीकरण, समायोजन, रूपरेखाएं, अहम केंद्रिता, खुद का केंद्र मतलब होता है ना, अहम केंद्रिता मतलब खुद के ऊपर ध्यान है बच्चे का। अब अगला देखिएगा वाइगोस्की के अनुसार, तो वाइगोस्की ने क्या कहा है भाषा को लेकर के, तो वाइगोस्की ने भाषा विकास में समाज और संस्कृति का विशेष योगदान दिया है। इसके अनुसार बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है, वे समाज के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि वाइगोस्की अगर जहाँ दिखे तो आपको समाज के साथ अंतःक्रिया आपको देखने के लिए मिलेगा, ये इसकी पहचान है ना। इसके अनुसार बच्चा भाषा के विकास के दौरान दो तरफ की जो है बोली है वो बोलता है ना। वाइगोस्की का क्या कहना है, इन्होंने सामाजिक संस्कृति को विशेष मतलब महत्वपूर्ण माना है। वाइगोस्की अगर जहाँ दिखेगा वहाँ आपको भाषा संस्कृति का विशेष योगदान आपको दिखेगा ही दिखेगा। इनका कहना था कि बच्चा भाषा समाज में रहकर मतलब सीखता है, उनसे अंतःक्रिया करके सीखता है ना। इनका सबसे इम्पोर्टेंट लाइन यही है वाइगोस्की का, याद रखिएगा इस चीज़ को। जो इस पीडीएफ में अपन जो मेन चीज़ें हैं साथ ही उसी को देख रहे हैं, जो आपको एग्जैक्ट एग्जाम में देखने के लिए यहीं से प्रश्न मिलेगा, ठीक है। और इनका दो कथन था, इन्होंने कहा अंतःवाक और सामाजिक भाषा, ठीक है। अंतःवाक का क्या है, बच्चा खुद से बातचीत करके सीखता है ना। बातचीत जैसे छोटे बच्चे लोगों को देखे होंगे, बच्चा क्या करता है कि जब खेलने लायक का होता है, छोटा तोतला करके बोलता है तो खुद से ही बातें करता है कि ये छोटी गुड़िया कहाँ, ये कहाँ है, ये घर मेरा कहाँ गया, ये कहाँ गया, ऐसे करके वो बात करना चालू करता है। और सामाजिक भाषा में क्या है, सामाजिक भाषा के माध्यम से वह शेष सारी दुनिया से बातचीत कर पाना स्थापित करता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये लाइन। अब अगला देखिएगा भाषा एवं विचार के विभिन्न उद्गम, ठीक है ना। अगला देखना भाषा एवं विचार के विभिन्न उद्गम, इम्पोर्टेंट है ना। वाइगोस्की के अनुसार इन्होंने क्या कहा है कि इसके अनुसार बच्चे में विचार और भाषा का विकास अलग अलग होता है ना। 2 वर्ष तक की आयु तक के बच्चे दोनों में अलग अलग होते हैं ना। लगभग 2 साल के बच्चा साल के बाद भाषा और विचार एक होते हैं और यह दोनों बाद में मिल जाते हैं। ये क्या कहते हैं समझिएगा, कहने का क्या मतलब है।
इसके अनुसार बच्चे में विचार और भाषा दोनों अलग अलग होते हैं। जब बच्चा छोटा होता है तो उसमें विचार अलग चलता रहता है और भाषा अलग अलग होता है। 2 वर्ष तक आयु तक ये दोनों अलग अलग होते हैं। 2 साल तक के जो है भाषा और इसका जो विचार है ये दोनों अलग अलग होता है। लगभग 2 साल के बाद, अब जैसे 2 साल के बाद जो बच्चा बड़ा होगा, है ना, ये जो है भाषा की एक लाइन चल रही है और एक विचार की एक लाइन चल रही है। और 2 साल के बाद ये क्या हो जाता है, आगे जा कर के 4-5 साल तक में ये दोनों लाइनें क्या है, एक बन जाती हैं, है ना। ठीक है, वही चीज़ें कह रहा है कि दोनों बाद में मिल जाता है। अब आगे देखिएगा जीन पियाजे क्या कहते हैं। जीन पियाजे का इंपॉर्टेंट कथन था कि पियाजे के अनुसार विचार न केवल भाषा को निर्धारित करती है बल्कि उसके आगे भी बढ़ते हैं। अर्थात इसके अनुसार पहले भाषा बच्चों में विचारों का विकास होता है तथा बाद में भाषा का विकास होता है। अब पियाजे का उल्टा कथन है। इनका कहना है कि पहले विकास होता है, फिर बाद में, इसके बाद में फिर क्या आता है, भाषा आता है ना। विचार पहले आता है, बाद में भाषा आता है। विकास का जो मतलब विचार जो है पियाजे का, एक लाइन में समझिएगा, पियाजे क्या कहते हैं कि पहले विचार आता है। पियाजे का कहना है कि पहले विचार आता है, फिर बाद में क्या आता है, भाषा आता है ना। और वाइगोस्की का क्या कहना था कि विचार 2 साल तक बच्चे का विचार जो है अलग रहता है, ठीक है ना, और जो भाषा है ये भी अलग रहता है, ठीक है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, किसके अनुसार, वाइगोस्की के अनुसार। और जो 2 साल के बाद जब बच्चा 3-4 साल का होता है तो ये भाषा जो है और जो विचार और ये जो भाषा मिल जाते हैं, दोनों आपस में ही मिल जाते हैं, है ना, उनका कथन था। ठीक है, इतना समझ में आया। अब भाषा की प्राकृतिक देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भाषा का प्राकृतिक जो है ना, इंपॉर्टेंट है। भाषा अभिव्यक्ति का एक संकेतिक भाषा मतलब साधन है, ठीक है ना, संकेतिक का साधन है। और भाषा का विचारों के साथ संबंध पाया जाता है। भाषा एक अर्जित संपत्ति है, ना कि एक पैतृक संपत्ति है। अब इससे क्या है कि भाषा को हम अर्जित करते हैं, ना कि हमारे पिता या संपत्ति ऐसा है जैसे माता पिता का जो धन संपत्ति है ऐसे नहीं मिलता है ना, उसको अर्जित करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। भाषा को अनुकरण के द्वारा सीखा जाता है। भाषा एक व्यवहारिक विषय है ना, इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें। और भाषा का प्रयोग विभिन्न संदर्भों में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब भाषा के भाग देख लीजिएगा, भाषा के भाग हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। स्वनिम, है ना, स्वनिम, रूपिम और अर्थ विन्यास और वाक्य विन्यास, से इम्पोर्टेंट है। हिंदी का नाम थोड़ा सा अटपटा टाइप से रहता है। स्वनिम देखिएगा, है ना, स्वनिम देखिएगा। स्वनिम क्या है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। जैसे भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, आ, ई, उ, ये सब क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं, स्वनिम कहते हैं। एक नंबर में प्यारा प्यारा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना। और देखिएगा रूपिम, ये इम्पोर्टेंट है ना। रूपिम शब्द का छोटा रूप होता है। जब बच्चे को स्वनिम का जो है ज्ञान हो जाता है तो वह शब्दों को सीखना शुरू कर देता है, जैसे प्रतिदिन, प्रतिरूप इत्यादि, ठीक है ना। और अर्थ विन्यास देखिएगा, जब वाक्य में सभी शब्द को अर्थपूर्ण हो, है ना, जैसे राम स्कूल जाता है ना। अगर हम राम की बात करें, केवल राम का, तो रूपिम हो जाएगा। स्कूल की बात करें तो भी रूपिम हो जाएगा। लेकिन जो शब्दों का जो मेल से मतलब शब्द मिल करके एक अर्थपूर्ण जब वाक्य बना देते हैं तो उसी को अर्थ विन्यास कहा जाता है ना। अब अगला देखिएगा, वाक्य विन्यास। वाक्य विन्यास का अर्थ जो वाक्य की संरचना से है, अर्थात कर्ता कर्म क्रिया। वाक्य विन्यास में हम हर शब्द को कम जो है एक शब्द क्रम में लिखते हैं। जैसे राम स्कूल जाता है तो क्या है, वाक्य विन्यास हो जाता है ना। अगला देख लीजिएगा, भाषा के विभिन्न प्रकार। भाषा के विभिन्न प्रकार क्या क्या है, तो एक मातृभाषा होता है, एक मूल भाषा होता है, और एक बोली होती है, और एक विदेशी भाषा होता है। इंपॉर्टेंट है ना, याद रखिएगा। मातृभाषा से क्या तात्पर्य है, इसको समझते हैं। मातृभाषा किसी क्षेत्र विशेष की उस भाषा को कहा जाता है जिसमें हम उस क्षेत्र के रहने वाले सभी व्यक्ति मौखिक तथा लिखित रूप में अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। जैसे हमारी जो छत्तीसगढ़ी भाषा है, हमारी जो घर की भाषा है, जो हमारी परिवार परिवेश में बोली जाती है ना, वही क्या है, हमारी जो माता द्वारा हमें सिखाई जाती है, जो भाषा हम सीखते हैं माँ के द्वारा, वही हमारी है मातृभाषा, ठीक है। मूल भाषा से क्या तात्पर्य है कि हर भाषा की उत्पत्ति किसी दूसरी भाषा से होती है। सभी भाषाएं किसी न किसी भाषा
परिवार का ही एक अंग होता है। जैसे संस्कृत से अनेक भाषाओं का जो है उत्पत्ति हुआ है, ठीक है ना। अगला देख लीजिएगा द्विभाषिकता और बहुभाषिकता, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है साथियों, है ना। द्विभाषिकता और बहुभाषिकता बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जब बच्चा दो भाषाओं को बोलना सीख लेता है तो द्विभाषी कहलाता है। हम जैसे बच्चे को हम उसकी मातृभाषा आ गई और एक जो है जैसे उसकी मातृभाषा अगर गुजराती है या मराठी है ना, या फिर बंगाली है, और एक दूसरी मानक भाषा है वो उसने हिंदी सीख ली, तो वही क्या हो जाएगी, उस बच्चे के लिए द्विभाषिकता हो जाएगी, है ना। एक भाषा से मतलब एक भाषा के अलावा और कई सारी भाषाओं का ज्ञान होना क्या होता है, बहुभाषिकता कहलाता है। परंतु जब बच्चा 5 से 10 भाषाओं को ज्ञाता होता है तो वह बहुभाषिकता कहलाती है। एक से अधिक भाषा मतलब द्विभाषी, एक से दो भाषा में द्विभाषी, और बहुभाषिकता क्या हो जाएगा कि जो दो भाषाओं से भी अधिक ऊपर होता है तो क्या कहलाता है, बहुभाषिकता होता है ना। और सीखने की विशेषताएं देखिएगा, इंपॉर्टेंट है ना। तो सीखना सक्रिय रूप से होता है, सीखना सार्थक और अनुभव का संगठन होता है, और सीखना जीवन पर्यंत चलता रहता है। बच्चा जब से पैदा होता है और मरने की स्थिति तक का, है ना, वो क्या करता है, कुछ ना कुछ वो सीखता ही है। बेहद इंपॉर्टेंट है ये लाइनें। और सीखना क्या है, व्यवहार में परिवर्तन है। सीखना क्या है, अगर हम कुछ सीखेंगे तो हमारे व्यवहार में क्या है, परिवर्तन ऑटोमेटिक आएगा। सीखना क्या है, एक उद्देश्यपूर्ण होता है। जब तक का हमारा कोई एक उद्देश्य नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं सीख सकते। सीखना क्या है, एक उद्देश्यपूर्ण होता है, ठीक है। अब माध्यमिक स्तर तक का देखिएगा क्या होता है कि छात्रों में स्वायत्तता की प्रकृति में बढ़ावा देना, छात्रों की सौंदर्य भावना को विकसित करना, भाषा की शुद्धता समझने के लिए व्याकरण का ज्ञान कराना, है ना। प्राथमिक स्तर में निर्धारित उद्देश्य को धीरे धीरे हम इस स्तर तक पूर्ण विकसित करना, है ना, इम्पोर्टेंट है। अब अगला देखिएगा, मातृभाषा के रूप में हिंदी शिक्षा के जो है उद्देश्य है, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। भाषा विचारों की जननी है। इस सबसे पहले बच्चा अपने विचार अपनी मातृभाषा में ही उत्पन्न करता है, बाद में वह उसका संबंध अपनी द्वितीय भाषा या मानक भाषा से कर देता है ना। बालक में सुनना, बोलना, पढ़ना एवं लिखना के कौशल को विकसित करना भाषा का शिक्षण का जो है मुख्य उद्देश्य होता है। क्या क्या उद्देश्य होता है, तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, है ना। इस कौशल को विकास करना भाषा का शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होता है। याद रखिएगा दोस्तों इसको। अगला देख लीजिएगा, हिंदी शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या होता है। तो ये है ग्रहणात्मक जो है उद्देश्य, है ना, ग्रहणात्मक उद्देश्य, ठीक है। रिसेप्टिव, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रिसेप्टिव, ग्रहण करना, है ना। तो ग्रहण करना, रिसेप्टिव जो है ग्रहणात्मक का करना होता है, अर्थात सुनकर या पढ़कर विषय वस्तु को आत्मसात करना, है ना। सुनना और पढ़ना दोनों क्या होता है, रिसेप्टिव स्किल या ग्रहण करने की जो कौशल होता है। सुनना और बोलना ग्रहण करने की कौशल है, इंपॉर्टेंट है दोनों, कंफ्यूज मत होइएगा। सुनना, जब हम किसी चीज़ को सुनते हैं तो भी ग्रहण करते हैं, अगर हम पढ़ रहे हैं तो मुंह से तो पढ़ते ही हैं प्लस उसको सुनते भी हैं, इसीलिए यह दोनों क्या है, सुनना और पढ़ना जो है ग्रहण करने की कौशल है ना, रिसेप्टिव स्किल है ये, ठीक है ना। अब अगला देखिएगा जो है प्रोडक्टिव स्किल। प्रोडक्टिव स्किल जिसको हम अभिव्यक्तात्मक जो कहते हैं, है ना, अभिव्यक्त करने की जो कौशल होती है ना, अभिव्यक्त करने का जो उद्देश्य होता है उसमें देखिएगा, अभिव्यंजना का अर्थ होता है कि मौखिक और लिखित भाषा के माध्यम से अपने अनुभव को और विचारों को दूसरे तक क्या है, हमको पहचाना। अब जैसे हम जब बोलेंगे तो अगला रिसीव करने वाला भी होगा, और जब हम लिखेंगे तो भी प्रोड्यूस करेंगे, मतलब हम उसको अभिव्यक्त करते हैं। जब लिखते हैं तो भी अभिव्यक्त करते हैं, और जब बोलते हैं तो बोलने से पहले सोचते हैं, इसके बाद बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सम्मुख अभिव्यक्त करना, व्यक्ति के जीवन में अभिव्यक्ति का बहुत महत्व है। बिना अभिव्यक्ति के वह अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं कर सकता है। अतः बच्चों में अभिव्यंजनात्मक कौशल, प्रोडक्टिव स्किल उत्पन्न करने चाहिए ताकि वे अपने विचार प्रस्तुत कर सके। बोलना और लिखना ये दोनों क्या होता है, अभिव्यंजनात्मक कौशल, या फिर इसको इंग्लिश में याद रखिएगा तो प्रोडक्टिव स्किल कहते हैं। क्या है, बोलना और लिखना। जब बोलते हैं तो हम प्रोड्यूस करते हैं, और जब लिखते हैं तब भी हम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं।
एक एक नंबर में पूछा ही जाता है इससे क्वेश्चन। और समीक्षात्मक का जो उद्देश्य होता है इसको समझिएगा। समीक्षात्मक उद्देश्य का जो अर्थ होता है किसी आलोचना करने की क्षमता उत्पन्न करना, है ना। बच्चे पहले तो साहित्य, कविताएं आदि को पढ़ते रहते हैं, ठीक है। और रचनात्मक उद्देश्य क्या है, तो इसी का दूसरा नाम क्या होता है, सृजनात्मक उद्देश्य भी इसी को कहा जाता है। क्रिएटिविटी जो है रचनात्मक का ही एक दूसरा नाम है। रचनात्मक उद्देश्य का अर्थ है नई मौलिक का जो है रचना करना। इंपॉर्टेंट लाइन ही है सारी चीज़ें जितने इस पीडीएफ में आप देख रहे हो साथियों, बेहद ही इंपॉर्टेंट है। आप इसमें से अगर आपको पेडालॉजी में अगर आपको नंबर स्कोर अच्छा करना है तो ये सारी चीज़ों को एकदम डिटेल में अच्छे से मतलब अभ्यास करिएगा ताकि आपका जो नंबर है अच्छा सा स्कोर हो सके, ठीक है। अभी एटीट्यूड, है ना, अभी व्यक्तित्वात्मक उद्देश्य का है। एटीट्यूड को देखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है ना। अगर बोलने में मेरे से कुछ गलती हो रहा तो आप शब्दों पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, है ना। इस उद्देश्य से अभिप्राय है बच्चों में उपयुक्त दृष्टिकोण, आदतों एवं अभिव्यक्तियों का निर्माण करना। बेहद इम्पोर्टेंट लाइन है ना। और अब देख लेते हैं पाठ्य कविता का शिक्षण। पाठ्य कविता का शिक्षण क्या है, कविता सरल होनी चाहिए। कविता क्या है कि ज़्यादा कठिन नहीं होना चाहिए, बोलने में भी और सुनने में भी कठिन नहीं लगना चाहिए। क्या छोटे बच्चे को कविता सरल शब्दों में, आप पहली दूसरी के जो किताबें देखेंगे, है ना, उसमें जो कविताएं होती हैं बहुत ही सरल और आसान शब्दों में होती हैं ताकि जो है बच्चा उसको आसानी से सुन के ग्रहण कर सके और आपके साथ उसको दोहरा सके, गा सके, ठीक है ना। कविता में लय, ताल और संगीत की प्रधानता मानी जाती है। कविता में जीवन का समन्वय भी होना चाहिए। कविता में सुंदरता की भावना भी होनी चाहिए, है ना। अब अगला देख लीजिएगा, कविता शिक्षण के उद्देश्य। हम कविता को जो शिक्षण है उसका जो उद्देश्य है हम उसका उद्देश्य को देखते हैं क्या है। छात्रों को विभिन्न काव्य शैलियों से अवगत कराना, छात्रों को कविता की समीक्षा करने योग्य बनाना, कविता के माध्यम से मानव जीवन में परिचित कराना, छात्रों की संकल्पना शक्ति को बढ़ावा देना, छात्रों की कविता सुनकर उसका अर्थ ग्रहण करना और उसकी योग्यता करने की उसको योग्य बनाना, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं कविता शिक्षण की जो है विधियाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है। अभिनय विधि क्या है, अभिनय विधि को समझते हैं कि बहुत सी बात जो बाल गीतें होती है ना, अभिनय प्रधान होते हैं। बच्चों की अभिनय में स्वाभाविक रुचि पाई जाती है। और गीत विधि क्या है, तो गीत विधि को समझिएगा। कविता शिक्षण की इस विधि में सर्वप्रथम अध्यापक लय, ताल एवं स्तर के साथ स्वयं बालगीत को पठन करता है ना। शब्द अर्थ कथन विधि क्या कहलाता है, इसको समझते हैं। तो इस विधि में अध्यापक पढ़ते समय साथ साथ अनेक शब्दों का अर्थ समझता है अथवा कविता की एक एक जो पंक्ति है को पढ़ते हुए आए मतलब कठिनाई शब्दों का अर्थ बताकर पूरी पंक्ति का सरल गद्यानुवाद कर देना, है ना, शब्दार्थ कथन विधि कहलाता है, ठीक है। व्याकरण विधि क्या कहलाता है, व्याकरण विधि याद रखिएगा। इस विधि में अध्यापक सस्वर पठन कराते समय कविता के सभी आवश्यक स्थलों को विस्तरित करता है। यही क्या है, व्याकरण विधि कहलाता है। व्याकरण बोल रहा हूँ, व्याख्या विधि, जो है ये व्याख्या विधि है ना। इस विधि में अध्यापक सस्वर पठन करते समय कविता के सभी आवश्यक स्थलों को क्या है विस्तारित रूप से बताता है, व्याख्या करके बताता है। और समीक्षा विधि देखिएगा, समीक्षा विधि, यह विधि व्याख्या विधि का ही एक विस्तृत एवं परिवर्तित रूप है, समीक्षा, है ना। और व्यास विधि क्या है, इस विधि में क्या है कि व्याख्या विधि का ही एक विकसित रूप है। व्यास का अर्थ होता है गहराई से परिचर्चा करना, इंपॉर्टेंट है ना। और तुलना विधि क्या कहलाता है कि इस विधि में अध्यापक पढ़ाई हुई कविताओं को दूसरी कविताओं के साथ तुलना करके सीखता है। और खंडन विधि क्या है कि इस विधि में अध्यापक स्वयं या छात्रों से कविता का सस्वर पठन कराता है, उसके बाद कविता को छोटे छोटे क्रमिक टुकड़ों या खंडों में विभाजित कर देता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है कि खंडन विधि कहलाता है ये, है ना। अब अगला देखिएगा कि जो अब कविता का देख ले शिक्षण, अब जो गद्य का शिक्षण होता है ना, जो हम मतलब कि का पद और गद्य होता है, तो इसमें अब गद्य के शिक्षण का देख लेते हैं जो कहानी के रूप में होता है ना। ज्ञान राशि का संचय जो है कोश साहित्य है, जो साहित्य के गद्य रूप से,
है ना रूप ने ही मानव जीवन की संपूर्ण धनराशि को सुरक्षित रखा हुआ है। इम्पोर्टेंट है ये। और गद्य शिक्षण के जो उद्देश्य है, शिक्षण के उद्देश्य, इसको देखिएगा, छात्रों की साहित्य में रुचि जागृत करना और छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना और भावों का अर्थ ग्रहण करने के योग्य बनाना और छात्रों में समीक्षा तथा सृजनात्मक शक्तियों का विकास करना। ठीक है। और गद्य शिक्षण की विधियाँ देख लीजिएगा, अर्थ कथन विधि, व्याख्या विधि, प्रश्नोत्तर विधि, संयुक्त विधि और समीक्षा विधि, ये सभी विधि क्या है, इंपॉर्टेंट है ना। अब गद्य शिक्षण के में प्रयुक्त सोपान को देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। गद्य शिक्षण में प्रयुक्त सोपान क्या क्या है, तो प्रस्तावना आता है, प्रस्तुतिकरण, तुलना, समयानीकरण और फिर प्रयोग आता है लास्ट में। ठीक है। अब अगला है देखिएगा कहानी का। अब कहानी शिक्षण का देखिएगा, मुंशी प्रेमचंद्र के अनुसार क्या है, एक ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंश या मनोभावों को प्रकट करना ही लेखक का एक मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है। अब कहानी का शिक्षण का उद्देश्य देख लेते हैं। तो छात्रों में स्वयं कहानी लिखने के लिए प्रेरित करना, पाठ्य विषय के प्रति छात्रों को जिज्ञासा एवं रुचि को बढ़ावा देना, छात्रों की साहित्य में रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में अध्ययन पूर्वक सुनने व सुनकर अधिग्रहण करने के कौशल को विकसित करना। ठीक है। अब अगला देखिएगा नाटक शिक्षण। नाटक शिक्षण क्या है, आचार्य भरत मुनि के अनुसार नाटक एक ऐसा प्रयोग है जिसमें किसी प्रसिद्ध ऐतिहासिक या कल्पित कथा के आधार पर रंगमंच पर अभिनय प्रस्तुत कर दर्शकों को मनोविनोद किया जाता है। इम्पोर्टेंट है ये। और नाटक का शिक्षण के उद्देश्य देख लीजिएगा, छात्रों को नाटक शैली में परिचित कराना, छात्रों को शब्द, सूक्ति, मुहावरे, लुक्तियाँ आदि का ज्ञान कराना, मानव जीवन के विभिन्न पक्षों में परिचित कराना, छात्रों में नाटक की समीक्षा कराने की योग्य विकसित कराना। इम्पोर्टेंट है ये। और नाटक शिक्षण की विधियाँ, अर्थ कथन प्रणाली, आदर्श नाटक, नाट्य पठन प्रणाली, रंगमंच प्रणाली और कक्षा अभिनय, है ना। इम्पोर्टेंट है ये सारी चीज़ें। आज के इस वीडियो में इतना ही साथियों। हम नेक्स्ट वीडियो में भाषा शिक्षण सूत्र के शिक्षण के सिद्धांत को देखेंगे, है ना, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। हम टुकड़ों में कई वीडियो में इसका पूरा कंप्लीट आपको हिंदी का पेटालॉजी का संपूर्ण वीडियो लाएंगे धीरे धीरे करके, है ना। आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर यह वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने साथियों तक जितने भी तैयारी कर रहे हैं सभी के साथ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों।